Hello and welcome to our YouTube channel, right? This is me, Asirvad Kumar. We are discussing 120 most important questions for mains this year. ये हमारा पॉलिटी का सीरीज है, राइट? जिसमें अपन लास्ट 3 क्वेश्चन 8, 9 और 10 डिस्कस करेंगे. अब तक हम लोगों ने जीएस पेपर 1 इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस को कंप्लीट कर लिया है. आज हमारा जीएस पेपर 1 के साथ साथ जीएस पेपर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो यू कैन रीड मोर अबाउट मी इन दिस स्लाइड. बट वन ऑफ द मेजर अनाउंसमेंट जो करना है कि अगर आप जीएस पेपर 3 की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और इंटरनल सिक्योरिटी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एटलीस्ट 50 to 60 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के. तो यू कैन गो थ्रू दिस बुक. बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही अप टू डेट इसको पब्लिश किया गया है, राइट? फॉर एनी डाउट और एनी सजेशन यू कैन कॉमेंट अस इन द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आपसे पूछ रहे हैं द आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन हैज मेरिट्स. डिस्कस. आपको केवल बता देना है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जिसको अपन इसी कहेंगे, इस इलेक्शन इस मेथड में थोड़े पॉजिटिव्स हैं. ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट को करना है डिस्कस. ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है इसका मतलब ये होता है कि वी हैव टू स्ट्रक्चर द इंडियन इलेक्शन साइकिल इन सच अ मैनर दैट द लोकसभा का जो इलेक्शन होता है और स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्शंस होते हैं वो टुगेदर हो, राइट? मतलब विद इन अ सिंगल फेज में ही लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्शंस हो वो हो जाए. 1967 तक ये एक नॉर्म्स था इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम में, राइट? बट 1967 में क्या हुआ कि सर्टेन स्टेट असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया गया और उसके बाद से ये जो चेन थी, ये जो सीक्वेंस थी, वो सीक्वेंस गया टूट, राइट? उसके बाद लॉ कमीशन, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 1983 में कहा था कि सर हमें साइमल्टेनियस इलेक्शन चाहिए और इसको भी सपोर्ट किया. फिर बाद में लॉ कमीशन की सर्टेन रिपोर्ट्स ने और नीति आयोग ने भी रिसेंटली उसको किया है सपोर्ट. तो ये था अपना जो भी था इंट्रोडक्शन था साइमल्टेनियस इलेक्शन का. साइमल्टेनियस इलेक्शन मतलब सर लोकसभा प्लस स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस करा दो साइमल्टेनियसली. नाउ इन फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं. सबसे पहले तो ये होता है कि जो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होते हैं, जैसे पहले आपने लोकसभा के करा दिए, फिर आप करा रहे हो स्टेट असेंबलीज के 2 साल 1.5 साल के अंदर, तो इम्पोजिशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है ना, ये पॉलिसी पैरालिसिस को लीड करता है. कहने का ये मतलब है जब एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो बहुत सारे मेजर पॉलिसी डिसीजंस जो हो सकते हैं गवर्नमेंट नहीं ले सकती, राइट? इसके नहीं लेने से फिर क्या होती है, फिर वही पॉलिसी पैरालिसिस की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं. ठीक है, उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस का बहुत बड़ा मूवमेंट किया जाता है उनके डिप्लॉयमेंट को लेके, तो वो बहुत बड़ा एक मेजर सिक्योरिटी थ्रेट प्रपोज करता है. जैसे मान लो कि अगर सीआरपीएफ की कोई बटालियन है, उसको छत्तीसगढ़ में कहीं पे नक्सलिज्म के खिलाफ चौकन्ना रहा है, इसी बटालियन को आप यूज कर रहे हो इलेक्टोरल मशीनरी के अंदर, तो थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है ना इंटरनल सिक्योरिटी वाले डायमेंशंस को लेके. उसके बाद 5 साल में इलेक्शन अगर होता है तो जो भी तुम्हारे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो हाइप होगी 5 साल में केवल एक बार होगी. बट समस्या क्या है, जब फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होते हैं तो कास्ट बेस्ड है, रिलीजन बेस्ड है, कम्युनल बेस्ड जो इश्यूज है वो कंट्री को चारों ओर से पोलराइज करके रखती है और ये इंडिया की इंटीग्रिटी और यूनिटी और फैटर्निटी के लिए बहुत ही बड़ी खतरा है. बहुत बड़ा एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इनकर किया जाता है इलेक्शंस को कराने में. एट द सेम टाइम करप्शन के चार्जेस, ब्लैक मनी के चार्जेस बहुत ज़्यादा हाइप होते हैं इलेक्टोरल इन्वायरमेंट के दौरान. जब भी इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो क्या होता है कि आपको पता होगा कि बहुत सी स्टेट मशीनरी लगती है इस इलेक्शन को सक्सेसफुली कंट्रोल करने में, जिनका काम केवल इलेक्शन कराना नहीं है. जैसे जो तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, डेवलपमेंट के इश्यूज को प्रमोट करना. बट अगर इलेक्शन ही हो गए फ्रीक्वेंट तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सारा एनर्जी जाएगा इलेक्शन को पीसफुली कराने में. उसके बाद जो ये है कि नॉइज पॉल्यूशन होता है, रैलियां निकलती हैं, असेंबलीज होती हैं जिससे पब्लिक को इनकन्वीनियंस होती है और जो नॉर्मल पब्लिक लाइफ होता है उसमें पड़ती है डिसरप्शन. उसके बाद इंपैक्ट ऑन वोटर टर्नआउट. लॉ कमीशन ये कहती है कि अगर दोनों इलेक्शन एक साथ हो गए तो लोगों को वो इम्पोर्टेंस पता करेगी और 5 साल में अगर एक बार आपको वोट देना है तो आप आके वोट देना ही चाहोगे. तो लॉ कमीशन ऐसा कहती है कि इससे जो वोटिंग परसेंटेज है वो हो जाएगा इंक्रीज. अगेंस्ट में देख लो तो सबसे पहले फिजिबल नहीं है. ठीक है, सबसे पहले तो फिजिबल नहीं है. दूसरा फेडरलिज्म के अगेंस्ट है. फेडरलिज्म के ये अगेंस्ट है जैसे मान लो कि मैंने 2015 में साइमल्टेनियस इलेक्शन कराया, अगला इलेक्शन होगा 2020 में, बट व्हाट इफ बंगाल में 2017 में ही स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया. तब तो आप उस स्टेट में क्या करोगे, 3 साल के लिए प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करोगे. तो ये फेडरलिज्म क्या है, स्पिरिट के अगेंस्ट चली गई.
वही बात जो मैं कह रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको ढेर सारे करने पड़ेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में आपको अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। जो लोकल इशू थे वो इवेपोरेट हो जाएंगे, राइट। कई बार नेशनल इश्यूज और लोकल इश्यूज में जो बाजी मारती है वो नेशनल इश्यूज बड़े हो जाते हैं, लोकल इश्यूज पे लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। बट व्हेन यू आर वोटिंग फॉर स्टेट असेंबली ना, तो फोकस किस पे होना चाहिए, लोकल इश्यूज पे होना चाहिए। गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है। अगर गवर्नमेंट को 5 साल में एक बार जनता के बीच जाना है तो वो क्यों 365 दिन इंटू 5 अपने आप को प्रूव करेगी अपनी अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी को, लास्ट के 2 साल में काम कर ले जैसे नॉर्मली सरकारें करती हैं। गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी कम होगी, इस पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया। अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम को होमोजेनाइज करते हैं तो इससे इक्विटी, प्लूरैलिटी और जो लोकल और रीजनल लीडरशिप है ये भी हैम्पर हो सकती है, ठीक है। जैसे 5 साल में एक बार होगा तो जो लोकल पार्टीज होंगी, जो लोकल इश्यूज होंगे, जो प्लूरैलिटी है वो सब हैम्पर हो जाएगा ना, ठीक है। और फोकस भी शिफ्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि दिल्ली के लिए, मतलब दिल्ली इन द सेंस अगर लोकसभा के लिए इलेक्शन हो रही हैं और बिहार में इलेक्शन हो रही है, यूपी में इलेक्शन है, तो फोकस ऑटोमेटिक होगा यही कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। नो वन विल टेक केयर कि यूपी का सीएम कौन होगा, बिहार का सीएम कौन होगा, केरला का सीएम कौन होगा, तमिलनाडु का सीएम क्या होगा, राइट। तो ये जो फेडरलिज्म के तो अगेंस्ट है ही, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करना पड़ जाएगा, फिजिबल भी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी भी कम हो जाएगी और होमोजेनाइजेशन हो जाएगा जो इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में, जो इंडिया जैसे पॉलिटिकली डाइवर्स कंट्री में पॉसिबल नहीं है। Now, analysis of financial implication effect of model code of conduct. Law Commission's recommendation suggests that there is feasibility to restore simultaneous election. However, the issues related to frequent elections can be addressed by relooking the duration of restrictions under MCC, curbing poll expenditure by electoral funding, bringing political parties under RTI. भाई मेरा ये मानना है कि आप साइमल्टेनियस इलेक्शन पे इतना हल्ला क्यों कर रहे हो, उसके साथ जो इश्यूज हैं जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ड्यूरेशन को कम कर दो, ठीक है। उसके बाद जो करप्शन है इलेक्शन में उसको कम कर दो, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस को ले आ दो, पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के अंदर लाओ, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाओ ओवरऑल, राइट। तो ये सारी चीजें जो है ये है कंक्लूजन में। हमने बॉडी में डिस्कस किया कि साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या होता है, फिर हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया कि साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या होता है, 1967 तक साथ में होता था। फिर हमने बॉडी में डिस्कस किया क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, फिर हमने डिस्कस किया इसके कंक्लूजन को कि जो अलाइड इश्यूज है एमसीसी को लेके, पॉलिसी पैरालिसिस को लेके या अकाउंटेबिलिटी टू द पॉलिटिकल पार्टीज को लेके, तो ये सारे इश्यूज को पहले करो एड्रेस, और फिर अगर ये फिजिबल हुआ, अगर डिस्कशन और डिलिबरेशन हुआ, अगर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इसको अलाउ करता है तो साइमल्टेनियस इलेक्शन करा लो, राइट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे राइट टू रिकॉल के बारे में। राइट टू रिकॉल इज एन इंपॉर्टेंट टूल टू इंश्योर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। इन द लाइट ऑफ एवर स्टेटमेंट एग्जामिन द नीड ऑफ राइट टू रिकॉल इन इंडिया। आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि राइट टू रिकॉल क्या है, बस मतलब रेदर नीड बतानी है आपको। तो सबसे पहले देखो राइट टू रिकॉल क्या है। राइट टू रिकॉल एक प्रोसेस है जहां पे जो इलेक्टोरेट हैज द पावर टू रिमूव द इलेक्टेड ऑफिसर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। इट इज एन एग्जांपल ऑफ, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। कहने का मतलब है कि अगर मुझे एमपी चुन लिया आप लोगों ने तो मेरा टर्म तो है 5 इयर्स, 5 साल तो मैं रहूंगा ही रहूंगा। बट अगर राइट टू रिकॉल अगर आता है तो ये एमपी को 5 साल के पहले ही कहा जाएगा सर आपकी टाइम हो गई पूरी, आप प्लीज, आपको अब क्या किया जा रहा है, रिकॉल किया जा रहा है। वी डू नॉट सपोर्ट यू, राइट। तो ये एक तरह से नो कॉन्फिडेंस शो कर रहा है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में। तो राइट टू रिकॉल का यही हमने बताया डेफिनेशन। बेनिफिट क्या होगा, सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेगी, जो इलेक्टेड ऑफिसर होंगे उनको पता होगा, राइट, कि अपने को क्या होना पड़ेगा, जनता के प्रति जवाब दे। करप्शन को करेगा चेक, क्योंकि अगर किसी पे करप्शन चार्जेस लग गए तो जिस दिन लगे उसी दिन जनता कहेगी भैया राइट टू रिकॉल आते हैं, अब इनका कहानी खत्म। तीसरा, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी कंट्रोल हो जाएगा। कैसे, देखो आम जनता कभी भी पब्लिक क्रिमिनल्स को सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। तो अगर कुछ वैसा इशू हुआ जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी सीट से राइट टू रिकॉल, मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, मान लो बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी का ही एग्जांपल ले लो, तो बीजेपी जैसे इलेक्शन हर दुनिया के, मतलब भारत के किसी कोने में जीत जाएगी। तो बीजेपी तो अगर इंडिया में कहीं भी कोई भी कैंडिडेट उतारती है, चाहे वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का हो या कोई भी बैकग्राउंड का हो, तो शायद प्राइम मिनिस्टर के नेम पे वो इलेक्शन जीत जाए। बट अगर जनता को लगता है 2 महीने 3 महीने बाद कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो फिर उसको भी राइट टू रिकॉल के तहत हटाया जा सकता है।
दूसरा ये पीपल को एक ऑप्शन देगा टू रेक्टिफाई देयर इलेक्टोरल मिस्टेक्स, जो मैंने आपको ऊपर समझाया था। तीसरा ये है पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट होगा। जब राइट टू रिकॉल आएगी तो लोगों को थोड़ा सा तो पॉलिटिकल अवेयरनेस रखना पड़ेगा ना, कि अपना जो भी इलेक्टेड कैंडिडेट है वो क्या कर रहा है, राइट, क्या कर रहा है, उसे मतलब वो उसकी अकाउंटेबिलिटी थोड़ी इंश्योर होगी। तो जब उसकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने की कोशिश की जाएगी तो पॉलिटिकल अवेयरनेस भी सोसाइटी में बढ़ेगा। लिमिटेशंस क्या है? सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही है कि पॉलिटिक्स फिर बहुत एक्सट्रीम लेवल की हो जाएगी, तो स्टेबलाइजेशन पे खतरा आ जाएगा, मतलब गवर्नमेंट स्टेबल्स उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएंगी। उसके बाद इलेक्शन की फैटिग है। फैटिग इन सेंस की, जैसे मान लो कि अगर मैंने किसी को 5 साल के लिए चुना तो उसको 2 साल बाद रिकॉल कर लिया, अब 2 साल बाद पुनः इलेक्शन कराओ, राइट। एक पॉलिटिकल टूल हो जाएगा जिसको राइट टू रिकॉल को आप मिसयूज कर सकते हो। जैसे बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप है, पैसे के दम पे या जिनविन जो पॉलिटिशियंस है उनको भी विक्टिम बनाया जा सकता है बाय यूजिंग द पावर। रिप्रेजेंटेटिव की जो इंडिपेंडेंस है उनको भी इस पे धक्का लगेगा। धक्का इन द सेंस कैसे लगेगा? कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, सती के बारे में ये था कि सती को सपोर्ट 17th सेंचुरी की जो इंडियन सोसाइटी थी वो करती थी, बट जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, आई एम नॉट सेइंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बट जो लोग सोशल रिफॉर्मर्स थे उन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। तो दो ये माइनॉरिटी होते हुए भी इन लोगों ने मेजोरिटी के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी। बट ऐसे अगर राइट टू रिकॉल डेमोक्रेसी में आप रखते हो तो आपको क्या हो जाए, कई बार ऐसा जो होता है कि जैसे मान लो कि मैं विमेंस के लिए, मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन की विमेंस के लिए एक लॉ लेके आ रहा हूँ, वो लॉ जो है वो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सोसाइटी उस लॉ को सपोर्ट नहीं कर रही है, बट वो लॉ उनके लिए बेहतर है। तो इस केस में क्या होगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके इंडिपेंडेंस पे भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर वायबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, अब ये इसमें बहुत सारे क्लॉज सब क्लॉज आएंगे, जो वेरिफिकेशन होगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी जिसको लेके भी इशूज हो जाएगा। उसके बाद एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, आपको हर बार हर 2 साल 3 साल 4 साल जो भी ड्यूरेशन के बाद आप राइट टू रिकॉल को यूज करोगे, आपको फिर क्या करना होगा, आपको बाई इलेक्शन कराना होगा। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में फंड का क्रंच हमेशा होता है, तो फिर आपको दिक्कत, फिनेंशियल दिक्कतें भी आएंगी इससे। तो वे फॉरवर्ड क्या है? कुछ तो वे फॉरवर्ड है ना। हाँ, तो सर वे फॉरवर्ड है कि प्रॉपर स्क्रूटनी कर लो स्टार्टिंग पे ही, कैंडिडेट लेवल पे ही, एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंस लगाओ, राइट। स्ट्रॉन्ग डिटरेंस इन द सेंस कि जो जिन लोगों को बुलाया जा रहा है वापस, उनको फिर से इलेक्शन में लड़ने की मतलब उनको अलाउ नहीं किया जाए। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेंथन करो। इलेक्शन से जो भी इलेक्शन में जो भी करप्शन है, जो भी मनी पावर है या फिर ठीक है मसल पावर है, उन सबको कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। हमने अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भी एक क्वेश्चन किया था, तो आप उसको भी इस वाले आंसर में यूज कर सकते हो। तो अपना कंक्लूजन ये लिख सकते हैं कि सर राइट टू रिकॉल इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है, बट इसका भी कुछ लिमिटेशंस है। तो उन लिमिटेशंस को आप डिस्कशन करो, डिलिब्रेशन करो, और जो भी इलेक्शन में और भी इश्यूज हैं करप्शन को लेके, मनी पावर को लेके, मसल पावर को लेके, उसको भी क्या करो, आप एड्रेस करो। तो यही कंक्लूजन था। तो हमने राइट टू रिकॉल के बारे में क्वेश्चन पढ़ा। नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, द सेपरेशन ऑफ पावर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। तो आपको ये बताना है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर की जो डॉक्ट्रिन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा है, चेक एंड बैलेंस की है। बस इसी को समझाना है। जब ने आप पॉलिटी की आपने जब बेसिक पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, चेक एंड बैलेंस क्या होता है। मैं इन दोनों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा, बिकॉज वी नो अ लॉट ऑफ पीपल वो भी हैं जो प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड विल अपीयर इन द मेंस नेक्स्ट ईयर। तो जो सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जिसमें क्या होता है, जो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इन द सेंस की जो लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एग्जीक्यूट करती है, और तीसरी जुडिशियरी, राइट। जुडिशियरी जो ये डिसाइड करती है कि लॉ जो बना है वो फेयर है कि नहीं है। इन तीनों में क्या होता है, इन तीनों के पावर को किया जाता है सेपरेट, राइट, सेपरेट किया जाता है। सेपरेट इन द सेंस कि लॉ बनाने का डोमेन अगर किसका है, लेजिस्लेटिव का है, तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी नहीं परफॉर्म कर सकती। अगर एग्जीक्यूटिव का जो डोमेन है लॉ के एग्जीक्यूटिव मतलब लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए है, तो ये काम लेजिस्लेचर और जुडिशियरी आपकी नहीं कर सकती। एट द सेम टाइम अगर जुडिशियरी ये डिसाइड कर रही है कि जो लॉ बनाया गया या जिस तरह से उस लॉ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्या लॉ बनाने में और लॉ को इम्प्लीमेंटेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी फ्रेमवर्क था उसके विदिन ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये काम केवल और केवल जुडिशियरी करेगी। कहने का ये मतलब है सेपरेशन ऑफ पावर में जो पावर होता है उसको कर दिया जाता है सेपरेट, ठीक है। दिस इज योर सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्रिन। फ्रेंच रेवोल्यूशन, मॉन्टेस्क्यू
इन लोगों से ये सारी चीजें रिलेटेड है। बट एक है चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस का ये मतलब है कि लेजिस्लेचर के पास ये पावर होगा, जो एग्जीक्यूटिव ने गलती की, जो जुडिशियरी ने गलती की, उसको रेक्टिफाई करे। जुडिशियरी के पास ये पावर होगा कि जो एग्जीक्यूटिव ने गलती की, जो लेजिस्लेचर ने करी, उसको ये रेक्टिफाई करे। एग्जीक्यूटिव का ये पावर होगा कि जो जुडिशियरी ने गलती की, जो एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर ने गलती की, उसको ये रेक्टिफाई करे। इसी को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस। ठीक है, कि अगर ओवर रीच हो रहा है, जैसे मान लो कोई ऐसा जजमेंट है, ठीक है, आपके SC/ST एक्ट में जो अमेंडमेंट कर दिया गया था, अमेंडमेंट तो गलत वर्ड है, जो चेंजेस ला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे उसके बाद, तो आपको इस क्वेश्चन में यही बताना था कि जो इंडिया में जो सिस्टम है वो चेक एंड बैलेंस का है, राइट। चलिए अब हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन है उसमें हमने सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बता दिया है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन है जिसको मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। इट प्रोवाइड्स डिस्टिंक्ट फंक्शंस टू ईच branch of the government so as to prevent despotism by any single organ and maintain rule of law। देखो होता है क्या है कि अगर जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव में से कोई भी ऑर्गन बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया तो ये ऑर्गन क्या करेगा? डोमिनेट करेगा, ठीक है, और इससे क्या आ जाएगा? डेस्पोटिज्म आ जाएगा, राइट, एब्सोल्यूटिज्म हो जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्रिन को मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये बेसिक पोस्टुलेट है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन that the legal sovereign power has been divided between the legislature to make the law, executive to implement the law and judiciary to interpret the law। बस this is what मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में एक्सप्लेन किया था कि it is the legislature जो लॉ को बनाएगा, it is the executive जो लॉ को implement करेगा, it is the judiciary that will interpret the law, whether these laws and whether these executions are not within the framework of constitution or not। ठीक है, तो यही है आपका सेपरेशन ऑफ पावर का इंट्रोडक्शन। फिर आगे देखो दो टाइप का सेपरेशन है। तो पहला फंक्शनल सेपरेशन, पहले फंक्शनल सेपरेशन देख लो। फंक्शनल सेपरेशन ऑफ पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि आर्टिकल 50 कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आपको पता है कि तो DPSP है जो कहती है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी होनी चाहिए किससे? एग्जीक्यूटिव से। आर्टिकल 122 और 212 कहती है कि जो प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट है उसको क्वेश्चन में उसको कोर्ट के अंदर डिस्कस नहीं किया जा सकता, बट मतलब दीज डिस्कशंस कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। फिर आर्टिकल 121 और 211 ये कहते हैं कि जो जुडिशियल कंडक्ट है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट के जजेस का, उसको पार्लियामेंट में आप डिस्कस नहीं कर सकते एक्सेप्ट इंपीचमेंट प्रोसेस। आर्टिकल 53 एंड 154 ये कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन और द स्टेट क्या है, ये प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास है एंड दे एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम द सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी। उसके बाद आर्टिकल 361 का जो ये है कि द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर देयर एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज इन देयर ऑफिस। मतलब देखो दिखाया ये जा रहा है कि जो जुडिशियरी है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेचर, इन सबके सेपरेट पावर्स है, इन सबके फंक्शंस को क्या किया गया? सेपरेट किया गया है। बट इंडिया में जो सेपरेशन है ये वाटर टाइट नहीं है, ये बात ध्यान से समझना, ये एकदम वाटर टाइट नहीं है। इसमें क्या है? इसमें चेक एंड बैलेंसेस है। जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो है इनको अपॉइंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करती है, प्रेसिडेंट करता है। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को फॉर इट्स डे टू डे फंक्शन। जुडिशियरी जो है वो उस चीज पे डिटरमाइन करती है क्या जो लॉ बनाया जा रहा है या जिस तरीके से लॉ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। Government is duty bound to lay down the power if the house adopt a motion expressing no confidence in the government। तो मतलब देखो मिला जुला की बात यही है कि चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, इन सब का एक दूसरे पे क्या है? चेक है। आपको आंसर में बस यही लिखना था। तो ठीक है, इंडिया के संदर्भ में अगर आप बात करोगे तो वी डू नॉट हैव स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, राइट, बट हमने किसको प्रेफर किया? हमने प्रेफर किया चेक एंड बैलेंसेस को। ठीक है, तो बस ये था हमारा 10 क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया पॉलिटी का। तो the series of GS paper 2 is complete now। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपने अंत तक सुना है तो प्लीज तुम्हारे जो भी डाउट होंगे सिविल सर्विसेज रिलेटेड उसको तुम कमेंट के अंदर लिखो, राइट। तो दिस इज ऑल, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।